टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी बच्चे होता क्या है, इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट इन अ फ्लूइड, बच्चे बॉडी नीचे जा रही है, obviously we are studying the spherical body because स्टोक्स ने जो लॉ दिया था that was applicable only for the spherical body। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इस पे mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, बायएंड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये immersing down या sinking in a liquid of refractive index of density rho and coefficient of viscosity eta, body has density sigma, radius r। so what is the mg? mg is mass of body into density into volume into g। suppose इसका वॉल्यूम v है, कैपिटल v है, what can you write to mg? सिग्मा into v into g, ये वॉल्यूम है, कैपिटल v जो है वॉल्यूम है, ठीक है। व्हाट इज बायएंड फोर्स? बायएंड फोर्स का फॉर्मूला क्या था? बायएंड फोर्स वाज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इनटू जी। बायएंड फोर्स वाज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इनटू जी। व्हाट इज दिस बच्चे? सिग्मा वी जी लिखा है, mg को तो मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा है बस। मास क्या होता है? मास क्या होगा बॉडी का? इसका बॉडी का मास m है ना, तो इस मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। बायएंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बायएंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू जी। ये दोनों चीजें फिक्स हैं, लेकिन इसमें एक और फोर्स काम भी कर रही है, विस्कस फोर्स, 6 पाई ईटा आरबी। व्हाट इज हैपनिंग हियर? पहले वेलोसिटी, पहले mg बड़ा था बायएंड फोर्स, तभी बॉडी डूब रही थी। कोई बॉडी नीचे मूव कब करती? जब वेट बायएंड फोर्स से बड़ा होगा। इनिशियली mg बड़ा था बायएंड फोर्स से, इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, जब मैंने ये नीचे डूबना शुरू करा वेलोसिटी जीरो थी, विस्कस फोर्स जीरो थी, mg बड़ा था बायएंड फोर्स से, ड्यू टू विच ये बॉडी नीचे भागनी शुरू करती है, ड्यू टू विच बॉडी स्टार्ट टू एक्सलरेट डाउनवर्ड, टू एक्सलरेट डाउनवर्ड, बॉडी नीचे की तरफ भाग रही है, ठीक है। दैट इज अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। हम किसी बॉडी को हाइट से छोड़ते हैं, वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जाती है, लेकिन दिस एम्प्लाइज अगर बॉडी नीचे जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो विस्कस फोर्स बढ़ेगी। विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आरवी, दिस एम्प्लाइज दैट इज विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगी। पहले विस्कस फोर्स नहीं थी, अगर वेलोसिटी जीरो थी तो विस्कस फोर्स नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ? विस्कस फोर्स ने बढ़ना शुरू कर दिया। तो our velocity will come when the sum of the upward force will equal to the downward force। अब for a particular value of velocity, for a particular velocity, पहले नीचे वाली फोर्स बड़ा ज्यादा था ऊपर वाली फोर्स से, जिसकी वजह से बॉडी नीचे जा रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर आकर ऐसा होगा कि mg हो सकता है fb प्लस fv के बराबर हो जाए। पहले mg बड़ा था, लेकिन अब क्योंकि इसके साथ विस्कस फोर्स नहीं था, एक ऐसी वेलोसिटी भी तो आ सकती है जब नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स के सम के बराबर हो जाए, वेट जो है बायएंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के सम के बराबर हो जाए, ठीक है। एट दैट टाइम द वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, mg कैन बी इक्वल टू fb प्लस fv। एट दिस टाइम velocity of body is called terminal velocity। velocity of body is called terminal velocity। इस टाइम पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी है। एट वेलोसिटी या एट दिस सिचुएशन नेट फोर्स जीरो है, जितनी फोर्स नीचे की तरफ है उतनी फोर्स ऊपर की तरफ है। एट दिस सिचुएशन नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। दैट इज now onward the velocity will remain constant। now onward velocity remain constant। देखिए इसको आप और हिंदी में समझिए
कि आपके ऊपर ये बादल है, ये अर्थ का सरफेस पे आप खड़े हो, बादल नहीं दिख रहे, दिख रहा है बादल? हाँ, ये बादल है, ये बच्चे अर्थ का सरफेस है। अब ऊपर से पानी की बूंद आ रही है, पानी की बादल कुछ हाइट पर तो है, उतनी दूर से अगर एक कंकड़ आगे गिरेगा तो आपका सर फाड़ देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बारिश की बूंद आती है आपके सर पे नॉर्मल लगती है। क्यों? होता है क्या है बच्चे, नीचे की तरफ एयर भी तो फ्लूइड है, उस पे एम जी नीचे लग रहा है, बायएंड फोर्स ऊपर लग रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रही है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से विस्कस फोर्स इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से विस्कस फोर्स क्या कर रहा था, इंक्रीज। तो थोड़ी सी हाइट पे आने, थोड़ी सी नीचे आने के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है जब एफ बी प्लस एफ बी एम जी के बराबर हो जाता है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है। तो जो बॉल का मोमेंटम होता है रास्ते में, एक लिमिट से बॉल करूं, जो ड्रॉपलेट थी उसका मोमेंटम एक लिमिट का बढ़ ही नहीं पाता। अगर ये विस्कस फोर्स नहीं लगती तो आपके सर पे बॉल आके बहुत जोर से लगती, पानी की बूंद आपके सर को नहीं फाड़ती, इसका ये सबूत है कि विस्कस फोर्स काम कर रही है। विस्कस फोर्स पानी की बूंद की वेलोसिटी एक लिमिट के बाद बढ़ने ही नहीं देती। तो हाँ बच्चे बोलिए। नहीं, फ्लूइड में भी लगता है, हर फ्लूइड में लगता है, एयर भी फ्लूइड है, हर फ्लूइड में लगता है बाय फोर्स। ठीक है, तो विस्कस फोर्स के एक लिमिट का, जैसे जैसे पानी की बूंद नीचे आ रही है उसकी विस्कस फोर्स उस पर विस्कस फोर्स बढ़ती जा रही है, तो ये रास्ते में कई बहुत ऊंचाई पर ही नेट फोर्स जीरो हो जाती है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाती है, और वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो उसने एक्वायर करी है उसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी vt, it is the maximum velocity acquired by a fluid, by a body while moving down in a fluid. It is the maximum velocity acquired by a body while moving down in a fluid. Anyone, any doubt in the definition of the terminal velocity can ask. Yes? हाँ, यही है, यही बात है, ठीक समझे हो? ठीक है, नहीं नहीं, क्योंकि उसमें हम बायएंड फोर्स और विस्कस फोर्स कंसिडर नहीं करते थे, जबकि बायएंड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों लग रही हैं, है ना? तो अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है। अभी तो हमने टर्म पाई कि टर्मिनल वेलोसिटी होती है, हाँ बच्चे नोट करिए। अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी का। हो गया? तो लिखिए बच्चे। हाँ, वैक्यूम में तो बैंड फोर्स भी लगेगी, अब वेट भी नहीं लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं, जो वो तो थ्रू आउट द उसमें ही रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगी उसकी जिंदगी भर। अगर वैक्यूम में वही वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, जब किसी प्लेनेट के पास पहुंचेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, अगर किसी रास्ते में जाके ग्रेविटेशन किसी प्लेनेट के पास पहुंचा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, है ना? नहीं तो नहीं लगेगी। लिखिए बच्चे।
एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो ये बॉडी है सिग्मा वॉल्यूम वी एम जी, अब मैं मान रहा हूं कि बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन थी कि ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर होगी। एम जी बराबर है बायएंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। मास क्या होता है बच्चे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बायएंड फोर्स क्या होता है? ये एक ऐसे लिक्विड के अंदर डिप कर रहा था जिसकी डेंसिटी रो थी, तो बायएंड फोर्स को आप लिख सकते हो रो वी जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी। यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी अपॉन में 6 पाई ईटा आर इज इक्वल टू वी टी। वॉल्यूम होता है स्फीयर का, क्योंकि ये फॉर्मूला लगता है स्फीयर के लिए। जो स्टोक्स ने लॉ दिया था 6 पाई ईटा आर भी, ये केवल स्फेरिकल बॉडी के लिए लगता था। तो बच्चे वॉल्यूम, तो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब है ना। 6 पाई ईटा आर बी इज इक्वल टू वी टी। अगर आप वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा माइनस रो जी बाय 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 2r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी बाय 9 ईटा इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। If you solve it, then you will get this answer 2r square sigma minus rho g by 9 eta. This is the expression of terminal velocity. Sigma is the density of body, rho is the density of fluid. R is the radius of the body. क्या बच्चे? यहाँ लिखने में v फालतू आ गया है, यहाँ ये फालतू आ गया। ये लिखने में यहाँ v था ही नहीं ना, वो नीचे फालतू एक v लिख गया। यहाँ v था ही नहीं ना, यहाँ गलती से लिख गया था। देखिए बच्चे, हाँ आर रेडियस ऑफ स्फीयर है। Twenty-seven small spherical drops. 27 small spherical drops small spherical drops of radius 8 mm each, coalesce। coalesce का हिंदी मतलब कंबाइन होता है, पता नहीं क्यों वर्ड यूज करते हैं ये, मैं तो आज तक ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाया। स्पेलिंग याद कर रखी है बस मैंने। coalesce का मतलब होता है कंबाइन, COALLESCE। coalesce to form a single drop, what is the 27 small spherical drop of radius 8 mm each having terminal velocity 20 centimeter per second coalesce to form a single spherical drop. Find the terminal velocity of single drop. Find terminal velocity of single drop. Hurry up. Find the terminal velocity of that single drop.
देखिए बच्चे, एनीवन हु गॉट द आंसर? कितनी? 180? मुझे क्यों नहीं लगता ऐसा। हाँ, 180 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चे, आपको क्या दे रखा था? 27 छोटी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बन गई है। इनका रेडियस आर था, ऐसे 27 ड्रॉप कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बन गई है जिसका रेडियस आर है। पहले इस बड़े रेडियस को निकालना है। वो निकालने के लिए वॉल्यूम इक्वेट कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप। 27 ड्रॉप थी, एक का वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। पानी तो इतना ही रहेगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 3 आर। रेडियस कितना आ जाएगा? आर इज इक्वल टू 3 आर। अब आप देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2r² सिग्मा माइनस रो जी बाय 9 ईटा। यहाँ सब कुछ तो सेम है, बस रेडियस अलग अलग है। छोटी और बड़ी बूंद में अंतर क्या है? केवल रेडियस अलग अलग है। तो आई कैन राइट दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। फॉर स्मॉलर ड्रॉप आई कैन राइट टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, छोटी का रेडियस कितना था? 8 mm, 8 का स्क्वायर। और फॉर लार्जर ड्रॉप, या आपको चाहे तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको दिक्कत हो रही है तो। वी टी इज इक्वल टू 2 इंटू में 8 mm को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि कट ही जाएंगे। 8 का स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी बाय 9 ईटा। ये स्मॉलर ड्रॉप की आ गई, और ये टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 20। अगर आप लार्ज ड्रॉप के लिए लगाते हो तो वी टी डैश वो मुझे निकालनी है। 2 इंटू इसका जो रेडियस है वो 3 आर, मतलब 3 इंटू में पहले आर था 24 हो चुका है। तो 24 का स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी बाय 9 ईटा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 2 डिवाइड बाय 1, आपका वी टी डैश 180 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई इससे ये तो कट ही जाएंगे। 24/8 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 20 180। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो खाली ये बचेगा। या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में वीटी होता है, वीटी डैश होता है n की पावर 2/3 वीटी। 27 ड्रॉप थी, 27 का स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू में पहले वीटी 20 था, ये 3 का क्यूब है, की पावर 2/3 पहले वीटी 20 था, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 20 180। यस बच्चे, ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया बच्चे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो बड़े वाले की जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो मतलब कितनी ड्रॉप थी उसकी पावर 2/3 इंटू में जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी थी। 27 ड्रॉप थी, 27 की पावर 2/3 और एक की वेलोसिटी कितनी थी? 20। तो 27 की पावर 2/3 इंटू 20 सॉल्व करके 180 आ गया। ठीक है,
हो गया? Write down as types of flow of fluid. टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। देखिए बच्चे, फ्लूइड के पास तीन तरह का फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, टर्बुलेंट। फ्लूइड के पास तीन तरह का फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, ये कुछ नहीं है, लैमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होता है, बस नाम अलग दे रखा है, पता नहीं क्यों। टर्बुलेंट। देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, आपने वाटर टैप था, बहुत आराम से खोला हुआ है, आराम से खोला हुआ है, तो क्या होगा, पानी बिल्कुल स्मूथली नीचे गिरेगा। तो ये जो स्मूथ पानी गिर रहा है ना, जहां पर आपको लग रहा है पानी बिल्कुल स्मूथ ऐसे गिर रहा है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। आपने टंकी पूरी खोल दी, ठीक है, आपने टंकी को पूरा खोल दिया, तो पानी स्मूथली नहीं ऐसे ऐसे फैलेगा, पानी की छींटें इधर उधर फैलने लगेंगी, ये नीचे भी गिरेगा लेकिन इधर उधर फैलने भी लगेगा, वो टर्बुलेंट फ्लो है। वो क्या होता है बच्चे, टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो क्या होता है, अगर स्मूथ फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो किसी लैमिनर पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर होने लग जाए। लैमिनर की डेफिनेशन ही बस एक लाइन है, स्ट्रीमलाइन फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाथ। अगर किसी हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर स्ट्रीमलाइन फ्लो होने लगे, ये तो वर्टिकल जा रहा है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज लैमिनर फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज लैमिनर फ्लो। और अगर पाइप हॉरिजॉन्टल हो जाए तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही लैमिनर फ्लो कह देते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर बच्चे, सपोज ये स्ट्रीमलाइन फ्लो था, ये कोई पाइप है जिसके अंदर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड मेंटेन्ड है, ये कोई पाइप है जिसके अंदर फ्लो ऑफ फ्लूइड स्ट्रीमलाइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सपोज ए वाला पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है बी पे, ये बी पॉइंट है, ये ऐसे V2, ये सी पॉइंट है, ये V3, ये डी पॉइंट है, ये V4। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं हम, ये नहीं लिखते, स्मूथ फ्लो नहीं लिखते। जब देखिए ए वाले पार्टिकल की यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो जब वो बी पे, और बी वाले पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकेंड थी, इसकी 15 मीटर पर सेकेंड थी, इसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, सपोज कर लो। तो जब ए वाला बी की पोजीशन में पहुंचे, पानी तो फ्लो करता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, ए वाला कभी ना कभी बी पे पहुंचेगा, तो जब वो ए वाला पार्टिकल बी पे पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जानी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। जब ए वाला सी पे पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, 15 मीटर पर, और सेम डायरेक्शन। जब पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल की स्पीड से चलता है, आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता हुआ चलता है, जैसे जब ए वाला पार्टिकल ए पोजीशन पे था तो 5, जब वो बी पोजीशन में पहुंचा तो 10, जब वो ए वाला पार्टिकल सी पोजीशन में पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। जब हर पॉइंट पे वेलोसिटी और डायरेक्शन फिक्स रहे, कोई भी पार्टिकल जो सी पॉइंट से पास करेगा उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम रहे जो ये थी, तो उस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। अगर किसी पॉइंट से पास होने वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी, पास होने वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रहे हमेशा, मतलब वैल्यू भी और डायरेक्शन भी, तो उस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। उस तरह के फ्लो को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच
इट इज द टेम्परेचर की वजह स्ट्रीमलाइन फ्लो की। इट इज द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच प्रीसीडिंग पार्टिकल, मतलब पीछे वाला पार्टिकल, preceding particle follows exactly the same path, magnitude and direction. It is a type of flow of fluid in which the preceding particle, it is a type of flow of fluid in which preceding particle follows exactly the same path, direction and magnitude. In which the preceding particle follows exactly the same path, direction and magnitude as of succeeding particle. As of सक्सीडिंग पार्टिकल, जिसमें पीछे वाला पार्टिकल एग्जैक्टली सेम पाथ, डायरेक्शन सब कुछ सेम रखता है जो आगे वाले पार्टिकल की थी। सेम पाथ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज ऑफ द सक्सीडिंग पार्टिकल। और हम उल्टा भी कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जैसे बी पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास होंगे उन सबके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको और भी लिख सकते हैं, और इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच द, सेम चीज है लैमिनार में, बस पाइप हॉरिजॉन्टल है। स्ट्रीमलाइन में पाइप कैसा भी हो सकता है, ठीक है। लैमिनार में पाइप कंपलसरी है, हॉरिजॉन्टल ही होगा, ठीक है। तो लिखिए बच्चे, और करके लिख सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, स्ट्रीमलाइन के अंदर लिखवा रहा हूं, इट इज द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, the velocity of all particles of fluid crossing a point is constant. जितने भी पार्टिकल फ्लूइड के उस एक पॉइंट से पास करते हैं उनकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज कांस्टेंट। जैसे जितने भी पार्टिकल बी से पास करेंगे उनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, जितने पार्टिकल सी से पास करेंगे उनकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। और डायरेक्ट वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन तो अपने आप आ गया, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो ये मैंने क्या बताया कि अगर आपने टैप कम खोला तो फ्लो स्ट्रीमलाइन था, बहुत तेज खोल दिया तो पानी निकलने की वेलोसिटी बढ़ गई और फ्लो स्ट्रीमलाइन से भटक के टर्बुलेंट हो गया। यही तो बात है। तो आप समझिए, हाँ बच्चे बोलिए। एक पॉइंट पे सारे पार्टिकल की, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं है। हाँ, एक पॉइंट पे जितने ही पार्टिकल क्रॉस होंगे सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी। हाँ बोलो, लैमिनार में भी यही होगा, ठीक है। लिखो तो जब वेलोसिटी ऑफ पानी कम थी तो फ्लो स्ट्रीमलाइन था। जब पानी की वेलोसिटी कम थी तो फ्लो कितना था बच्चे, कैसा था, स्ट्रीमलाइन। जब पानी की वेलोसिटी बढ़ गई तो फ्लो टर्बुलेंट हो गया, यानी कि फ्लो का लेना देना क्रिटिकल एक वेलोसिटी से है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर पानी के बहने की वेलोसिटी उतनी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है। अगर पानी की बहने की वेलोसिटी या फ्लूइड के बहने की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट। तो लिखिए बच्चे, पहले लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी, इट द वेलोसिटी अप टू विच, लिखिए बच्चे क्रिटिकल वेलोसिटी, इट द वेलोसिटी अप टू विच the flow of fluid remain streamlined. It is the velocity up to which the flow of fluid remain streamlined, and above this velocity, flow become turbulent. Above this velocity flow become turbulent. इतनी वेलोसिटी से ऊपर फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड अप बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन पूछे तो इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड अबव टर्बुलेंट वेलोसिटी। इट इज द, यस,
वही स्ट्रीमलाइन फ्लो है। हाँ, छींटे आनी शुरू हो जाती। हाँ, वो टर्बुलेंट है। हाँ, ठीक है। यस बच्चे बोलिए। इस नहीं, आपने क्या किया बच्चे, आपको अगर मोटर लगानी पड़ेगी ना, पानी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आपने एक पाइप को ऊपर ऊपर की तरफ का खड़ा कर दिया, ठीक है। आपने एक पाइप को ऐसे खड़ा कर दिया सपोज, है ना, ये कोई पाइप आपने खड़ा कर दिया, तो पानी अगर वही है, अगर आपने प्रेशर डिफरेंस प्रॉपर मेंटेन करा कर रखा है, प्रेशर डिफरेंस तो मुझे मेंटेन कराना पड़ेगा, तो अगर आपने प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कर रखा है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन हो सकता है। अगर आपने प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कर रखा है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन हो सकता है। कैसा भी हो, आपको प्रेशर डिफरेंस ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पानी तो ऊपर जाना ही नहीं चाहेगा, लेकिन आपको प्रेशर डिफरेंस P1 को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। प्रेशर डिफरेंस, फ्लूइड ऑलवेज हाई फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ना, ठीक है। तो लिखिए बच्चे, देखिए बच्चे, पॉइजली फॉर्मूला, is the flow of fluid above terminal velocity, above critical velocity, is the flow of fluid above critical velocity। देखिए बच्चे, एडिंग पॉइजली फॉर्मूला, देखिए बच्चे, is in it determine the rate of flow of fluid in horizontal pipe, rate of flow of fluid, flow of fluid in हॉरिजेंटल पाइप, एक हॉरिजेंटल पाइप में पानी के फ्लो होने का क्या रेट है। देखिए बच्चे, इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड का तो समझते हो, Q इज द सिंबल ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, Q इज द सिंबल ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, बेसिकली क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो इसने कहा था कि इसने कहा था पॉइजली ने कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड डिपेंड करता है, अगर आपके पास ये एक पाइप है, इसका रेडियस आर है, लेंथ एल है, तो सबसे पहली बात, अभी हमने पढ़ा P1 P2, ये डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस पर, लेट P2 बी द प्रेशर डिफरेंस। तो इन्होंने कहा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड डिपेंड करेगा प्रेशर ग्रेडियंट पर, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। P यहाँ पर प्रेशर नहीं है, P1 माइनस P2 है यहाँ पर, जो इसने P यूज किया था वो प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ डिपेंड करेगा कितना मोटा पाइप है, जितना मोटा पाइप होगा उतना ज्यादा पानी फ्लो कर जाएगा, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतना कम फ्लो करेगा। कंबाइंडली इन्होंने कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप इज इक्वल टू, इज डिपेंडेंट ऑन पी आर की पावर 4 बाय एल लीटा, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू है पाई बाय 8, पी आर की पावर 4 बाय एल लीटा, पाई बाय 8 पी आर की पावर 4 बाय एल लीटा। अब सपोज क्वेश्चन है, फाइंड प्रेशर एट जंक्शन, एक पाइप ऐसे जो कनेक्ट है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस 2r था, इसकी लेंथ 3l थी, इसकी लेंथ 2l थी, यहाँ पर प्रेशर 3p0 था, यहाँ पर प्रेशर p0 था, जंक्शन पे प्रेशर बताना है p, इसे सपोज p, इसे a b c, फाइंड pb। इन द एडजॉइनिंग फिगर फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम a टू c, फाइंड प्रेशर एट b। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन फिगर फ्लूइड इज फ्लोइंग
फ्रॉम ए टू सी, फाइंड प्रेशर एट बी। तो बच्चे यही है, ए पानी जितना अंदर घुस रहा होगा उतना बाहर निकल रहा होगा। यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड Q1 है, यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड Q2 है। जितना पानी एक सेकंड में इसमें फ्लो कर रहा होगा उतना ही बाहर निकलेगा, नहीं तो पाइप फट जाएगा। अगर पाइप के अंदर पानी इकट्ठा होगा तो पाइप फट जाएगा। ठीक है, तो अगर पानी कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है तो Q1 Q2 के बराबर होना चाहिए। Q1 किसके बराबर होना चाहिए? Q2 के। ठीक है, Q1 क्या है बच्चे? पाई बाय ए, बस बस यही करना है। प्रेशर डिफरेंस पाई बाय 8 पी, पी क्या था? प्रेशर डिफरेंस 3P0 माइनस पीबी, बड़े में छोटे को माइनस कर दिया, अपॉन में लेंथ कितनी है? 3L, रेडियस 2R की पावर 4 बाय ईटा। ठीक है, पी यहां पर क्या था? प्रेशर डिफरेंस 3P0 माइनस पीबी, लेंथ यहां पर कितनी थी? 3L अपॉन इंटू में रेडियस कितना था? 2R की पावर 4 बाय ईटा। यही फॉर्मूला इक्वल टू में लगा दीजिए। पाई बाय 8 प्रेशर डिफरेंस अब कितना है? पीबी माइनस पी नॉट, बड़े में छोटा, पानी बी से सी जा रहा है ना, तो यानी कि बी का प्रेशर बड़ा है। पीबी माइनस पी नॉट अपॉन में लेंथ कितनी है? 12 इंटू में रेडियस कितना है? आर की पावर 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, बाकी सॉल्व करके आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्व फॉर पीबी। मोबाइल का है दूसरा। हो गया?